सर्दियों की एक बेहद सर्द और बर्फीली रात की कल्पना की जा सकती है। मतलब सोचिए, कोई इंसान अपने घर के अंदर है, एकदम सुरक्षित, आग के पास बैठा है। और उसके पास खाने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल। और तभी अचानक दरवाजे पर एक दस्तक होती है। बाहर कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो ठंड से कांप रहा है, भूख से बेहाल है और मौत के कगार पर है। बाप रे। हाँ, तो क्या उस भूखे इंसान को अंदर आने दिया जाना चाहिए? मतलब सामान्य तौर पर इंसानियत और नैतिकता तो यही कहती है कि ऐसे वक्त में दरवाजा खोल देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मदद करना ही सबसे सही विकल्प लगता है किसी को भी, है ना? लेकिन बचपन की एक बहुत ही मशहूर कहानी इस पूरी धारणा को पलट कर रख देती है। मतलब ये कहानी नैतिकता और अस्तित्व के बीच एक बहुत गहरी धुंध पैदा करती है। आप चींटी और टिड्डे वाली कहानी की बात कर रही हैं ना? एग्जैक्टली। आज इस गहन चर्चा में हम उसी कहानी की परतों को उधेड़ने वाले हैं, जिसे हर किसी ने बचपन में जरूर सुना है, चींटी और टिड्डा। चलिए इसे डिकोड करते हैं। हाँ, ये दंत कथा पीढ़ियों से सुनाई जा रही है, मतलब सदियों से। लेकिन आज हम जिन स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं वे दिखाते हैं कि इस कहानी का असली मतलब वो बिल्कुल नहीं है जो हमें स्कूलों में रटाया जाता है। बिल्कुल नहीं है। और सुनने वालों को मैं बता दूं कि आज के हमारे स्रोत बहुत ही विरोधाभासी हैं, मतलब बहुत अलग अलग हैं। एक तरफ बच्चों की वेबसाइट फर्स्ट क्राई की मासूम सी कहानी है, भारत सरकार के NCERT का विद्या प्रवेश मॉड्यूल है और कक्षा 3 की एड्यूरेव की एक हिंदी वर्कशीट भी है। और दूसरी तरफ हमारे पास 1913 की एक पुरानी मूक फिल्म का चौंकाने वाला विवरण है और मशहूर ब्रिटिश लेखक W. सॉमरसेट मॉगम की लिखी हुई एक बेहद तीखी और व्यंग्यात्मक कहानी भी है। हाँ, तो इन सभी अलग अलग नजरियों को एक साथ रखने पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमारा आज का मिशन यही समझना है कि क्या इस कहानी की सीख वाकई उतनी ही सीधी सादी है जितनी हमें बचपन में सिखाई गई थी, या फिर असल जिंदगी में टिड्डे बाजी मार ले जाते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले उस मूल दंत कथा को देखते हैं जो ईसप के नाम से जुड़ी है। कहानी बहुत ही सरल है। एक टिड्डा है जो पूरी गर्मियों के दौरान मस्त रहता है। हाँ, गाता है, नाचता है और जीवन का बस आनंद लेता है। और दूसरी तरफ एक चींटी है जो चिलचिलाती धूप में भी लगातार काम करती है, खेत से दाने उठाती है और सर्दियों के लिए अपने घर में जमा करती है। और टिड्डा उसका मजाक उड़ाता है, कह रहे अभी तो बहुत समय है, मजे करो। हाँ, लेकिन जब सर्दियां आती हैं तो टिड्डे के पास न तो खाना होता है और न ही रहने की जगह। वह चींटी के पास मदद मांगने जाता है और चींटी उसे साफ मना कर देती है। और दिलचस्प बात यह है कि इस कहानी के जरिए समाज बहुत ही कम उम्र से बच्चों के दिमाग में कुछ खास मूल्य डालना शुरू कर देता है। सही कहा। मतलब फर्स्ट क्राई वाले स्रोत में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये कहानी समय का सही उपयोग करने और भविष्य के लिए योजना बनाने की सीख देती है, जिसे हम फोरसाइट कहते हैं। और यही बात हमारी शिक्षा व्यवस्था में बहुत ही गहरे स्तर पर दिखाई देती है। मतलब मैं एड्यूरेव की कक्षा 3 की हिंदी वर्कशीट देख रही थी जो वीणा नामक पुस्तक से ली गई है। अच्छा, उसमें क्या खास है? उसमें चींटी का वर्णन सिर्फ एक कीड़े के रूप में नहीं किया गया है, उसे बकायदा एक कलाकार कहा गया है। अरे वाह, कलाकार। हाँ, यह विवरण बताता है कि चींटी नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर ऊंचे पर्वतों पर चढ़ जाती है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि चींटी की इस लगातार बिना रुके किए जाने वाली मेहनत को प्रभु की पूजा के समान बताया गया है। प्रभु की पूजा? हाँ, मतलब काम को सीधा भगवान से जोड़ दिया। एग्जैक्टली। काम करने को सिर्फ जीवित रहने का तरीका नहीं माना गया, बल्कि उसे सीधे भगवान की भक्ति बना दिया गया। देखिए, इस विवरण के पीछे एक बहुत ही सोची समझी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया काम कर रही है। मतलब जब 7 या 8 साल के बच्चे को यह पढ़ाया जाता है कि लगातार शारीरिक श्रम करना ईश्वर की पूजा है, तो उसके दिमाग में काम और नैतिकता आपस में जुड़ जाते हैं। ये तो है। NCERT का जो विद्या प्रवेश मॉड्यूल है ना, वो इस बात को और गहराई से समझाता है। ये 12 सप्ताह का एक खेल आधारित मॉड्यूल है जिसका उद्देश्य बच्चों का समग्र विकास करना है। तो इस पाठ्यक्रम में विकास को किस तरह से परिभाषित किया गया है? मतलब इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसमें तैत्तिरीय उपनिषद के पंचकोश विकास के सिद्धांत का उपयोग किया गया है। यह सिद्धांत मानता है कि मानव अस्तित्व की 5 परतें या कोश होते हैं। अच्छा, जैसे शारीरिक विकास, जीवन ऊर्जा, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास
और आनंदमय कोश। तो जब बच्चों को ऐसी कहानियां सुनाई जाती हैं तो उनके संज्ञानात्मक स्तर पर यह बात बैठ जाती है कि आराम करना या वर्तमान का आनंद लेना गलत है। हाँ, और लगातार भविष्य की चिंता करते हुए काम करते रहना ही सबसे बड़ा गुण है। बिल्कुल, ये उनकी मूल्य प्रणाली का हिस्सा बन जाता है। लेकिन यहीं पर मुझे एक बहुत बड़ी वैचारिक उलझन होती है। मतलब बचपन से ही हमारे दिमाग में ये प्रोग्रामिंग कर दी जाती है कि लगातार काम करना, बिना थके चलते रहना, एक मशीन के पुर्जे की तरह बस काम करते रहना ही महानता है। क्या ये चींटी की तरह सिर्फ काम करते रहना और टिड्डे की तरह जीवन के वर्तमान पलों का मजा लेने से पूरी तरह कतराना? हाँ। मतलब क्या ये एक तरह का टॉक्सिक वर्क कल्चर नहीं है जिसे बचपन से ही सामान्य मान लिया जाता है? टिड्डे को हमेशा आलसी कहा जाता है, लेकिन शायद वो सिर्फ उस पल को जी रहा था जो उसके सामने था। देखिए, आपकी बात अपनी जगह सही है। आधुनिक जीवन शैली के नजरिए से ये बहुत ही दमघोटू लग सकता है, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि इस कहानी की जड़ें आधुनिक दफ्तरों में नहीं हैं। तो फिर कहाँ है? ईसॉप की ये कहानियां प्रकृति के सबसे कठोर और निर्मम नियमों पर आधारित हैं। मतलब प्रकृति में कोई सुरक्षा जाल नहीं होता है। अगर सर्दियां आने से पहले भोजन जमा नहीं किया गया तो मौत पक्की है। सर्वाइवल। हाँ, ये नैतिकता की नहीं बल्कि शुद्ध रूप से सर्वाइवल की लड़ाई है। और शायद प्रकृति की इसी क्रूरता का सबसे भयानक रूप हमें 1913 की उस मूक फिल्म में देखने को मिलता है। मतलब ये स्रोत तो पूरी तरह से नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल, ये फिल्म बचपन की उस मासूम कहानी को एक बेहद डरावनी वास्तविकता में बदल देती है। हाँ, उस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म का जो विवरण है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक दृश्य में चींटी अपनी ठेला गाड़ी पर भारी मेहनत से खाना ढो रही है और पास ही टिड्डा अपने एक दोस्त के साथ जो कि एक स्टैग बीटल है, शराब पी रहा है और नाच रहा है। और टिड्डा चींटी को लात भी मारता है उस फिल्म में। बिल्कुल, लेकिन असली क्रूरता तब शुरू होती है जब सर्दियां आती हैं। सब कुछ बर्फ से ढक जाता है और टिड्डे का वो दोस्त स्टैग बीटल ठंड और भूख बर्दाश्त नहीं कर पाता और पर्दे पर ही तड़प कर मर जाता है। एक साथी की मौत का वो दृश्य दर्शकों को सीधे तौर पर बताता है कि आलस्य का परिणाम कोई छोटी मोटी सजा नहीं है, इसका परिणाम सीधे मौत है। हाँ, और अपने दोस्त की मौत देखकर टिड्डा पूरी तरह से डर जाता है। वो चींटी के घर के दरवाजे पर पहुंचता है और गिड़गिड़ाता है कि बस वसंत आने तक उसे थोड़ा सा खाना दे दिया जाए। और चींटी का जवाब क्या होता है? चींटी बहुत ही क्रूरता से कहती है कि जब तुम्हारा रोना खत्म हो जाए तो जाकर थोड़ा और नाच लेना। और इतना कहकर वो टिड्डे के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। बाप रे। और अंत में टिड्डा उसी बंद दरवाजे के बाहर ठंड और भूख से तड़प तड़प कर मर जाता है। मतलब ये तो ऐसा है जैसे आपका रूममेट बिजली का बिल ना भरे और आप उसे बर्फीले तूफान में घर से बाहर निकाल दें। ये तो बहुत निर्मम है। सुनने में यह व्यवहार बहुत निर्मम लगता है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें टेक्स्ट बुक वाले स्रोत को देखना होगा जो चींटी के नजरिए को सामने रखता है। अच्छा, चींटी का क्या नजरिया है इसमें? चींटी स्पष्ट कहती है कि हम दिन रात काम करते हैं ताकि हम भूखे ना मरें। उसने टिड्डे को पहले ही चेतावनी दी थी। चींटी का तर्क किया है कि उसने अपनी ऊर्जा और जीवन दांव पर लगाकर वो भोजन जमा किया है। बात तो सही है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि संसाधन सीमित हैं। ये कोई परोपकार या शेयरिंग की कहानी नहीं है। प्रकृति में यदि चींटी अपना सीमित भोजन टिड्डे के साथ बांट लेती है तो बहुत मुमकिन है कि दोनों भूख से मर जाएंगे। मतलब चींटी का दरवाजा बंद करना कोई बदला नहीं था, बल्कि आत्मसंरक्षण था। बिल्कुल, अपनी लापरवाही की कीमत टिड्डे को खुद ही चुकानी थी, क्योंकि प्रकृति किसी पर दया नहीं करती। ये आत्मसंरक्षण का तर्क समझ में आता है। मेहनत करने से भविष्य सुरक्षित होता है, ये सब बचपन की किताबें भी सिखाती हैं। लेकिन क्या असल जिंदगी में हमेशा चींटी ही जीतती है? यहीं पर सॉमरसेट मॉघम की कहानी की एंट्री होती है, जो इस पूरी दंत कथा के परखच्चे उड़ा देती है। ओहो, मॉघम की कहानी। यहाँ से चीजें सच में बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। मॉघम इंसानी फितरत और समाज के खोखलेपन को बहुत बारीकी से पकड़ते थे। हाँ, इस कहानी में दो भाई हैं, जॉर्ज और टॉम। बिल्कुल, जॉर्ज पूरी तरह से एक आदर्श चींटी का प्रतीक है। वो जिम्मेदार है, सम्मानजनक जीवन जीता है और अपने बुढ़ापे के लिए पैसे बचाता है। और दूसरी तरफ उसका भाई टॉम है, जो इंसानी रूप में एक टिड्डा है। मतलब वो पूरी तरह से कामचोर है। हाँ, टॉम काम करने से साफ इनकार कर देता है। वो अपनी पत्नी और बच्चों तक को छोड़ देता है। मेहनत करने के बजाय वो अपनी जवानी और आकर्षण का इस्तेमाल करता है।
वो दोस्तों से उधार लेता है, महंगे कपड़े पहनता है और बिना एक भी पैसा कमाए एक राजा की तरह जीवन का आनंद लेता है। और इस कहानी का सबसे गहरा पहलू ये है कि टॉम को जब भी पैसों की जरूरत होती है वो अक्सर अपने भाई जॉर्ज से पैसे ऐंठता है। जॉर्ज अंदर ही अंदर घुटता है लेकिन फिर भी उसे पैसे देता है। मुझे यही बात समझ नहीं आई, मतलब जॉर्ज ऐसा क्यों करता है? वो उसे धक्के मार के बाहर क्यों नहीं निकाल देता, जैसे 1913 की फिल्म में चीटी ने किया था? क्योंकि जॉर्ज इंसानी समाज के नियमों से बंधा है। वो डरता है कि टॉम कोई ऐसा काम न कर दे जिससे समाज में जॉर्ज की बदनामी हो। ओह, लोग क्या कहेंगे वाला डर। बिल्कुल। लेकिन एक और बहुत बड़ा कारण है, जॉर्ज ईसोप की कहानी पर पूरा विश्वास करता है। उसे लगता है कि एक न एक दिन टॉम की जवानी ढल जाएगी और तब टॉम सड़क पर आ जाएगा। मतलब जॉर्ज उस दिन का इंतजार कर रहा है जब टॉम बर्बाद होगा। वो देखना चाहता है कि टॉम घुटनों के बल उसके पास आए ताकि वो कह सके कि देखा, मैंने कहा था ना। हाँ, जॉर्ज की पूरी दुनिया इसी बात पर टिकी है कि कड़ी मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और आलस का परिणाम विनाशकारी होता है। लेकिन मॉगम की कहानी का क्लाइमैक्स तो जॉर्ज की पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। बिल्कुल। श्रोताओं को मैं बता दूं कि चमत्कार होता है, टॉम सड़क पर नहीं आता, इसके बजाय टॉम एक बहुत ही अमीर विधवा से शादी कर लेता है। और कुछ समय बाद उस महिला की मौत हो जाती है। हाँ, और वो अपनी भारी संपत्ति टॉम के नाम कर जाती है, मतलब £500,000 की नकदी, एक नाव और लंदन का एक आलीशान महल। वो टॉम जिसने पूरी जिंदगी में एक दिन भी ईमानदारी से काम नहीं किया, वो अचानक एक बेहद सफल इंसान बन जाता है, वो भी बिना किसी पछतावे के। और वो बेचारा जॉर्ज जो जीवन भर चींटी की तरह पसीना बहाता रहा, वो फ्रस्ट्रेशन और लाचारी में रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो गया। तो इसका क्या मतलब है? क्या मॉगम ये कह रहे हैं कि कड़ी मेहनत करना बेवकूफी है? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि मॉगम ये नहीं कह रहे हैं कि मेहनत करना गलत है। वे दरअसल जीवन की अनिश्चितता पर प्रहार कर रहे हैं। अनिश्चितता मतलब बचपन की कहानियां हमें बताती हैं कि परिणाम हमारे नियंत्रण में है। हाँ, मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। हाँ, लेकिन मॉगम दिखाते हैं कि असल दुनिया में आकर्षण, चालाकी, नेटवर्किंग और किस्मत कई बार कड़ी मेहनत को पीछे छोड़ देती हैं। समाज भले ही चीटी की तारीफ करता हो, लेकिन असलियत में वो टॉम जैसे टिड्डे को स्वीकार कर लेता है। ये सच में एक बहुत ही कड़वा सच है। मतलब आज की इस गहन चर्चा में हमने बहुत कुछ उधेड़ा। शुरुआत कक्षा 3 की उस आदर्शवादी चींटी से हुई थी जिसे भगवान की पूजा बताया गया। बिल्कुल। फिर हमने 1913 की फिल्म के क्रूर सर्वाइवल को देखा और अंत में मॉगम के टॉम की व्यंग्यात्मक जीत तक पहुंचे। हाँ, ये पूरी चर्चा इस बात को स्थापित करती है कि दुनिया हमेशा हमारी कहानियों के नैतिक नियमों के अनुसार नहीं चलती है। बिल्कुल। और जाने से पहले सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक विचार देना चाहूंगी। हम अपने बच्चों को चींटी बनना सिखाते हैं क्योंकि समाज को बिना थके काम करने वाले लोगों की जरूरत है। सही कहा। लेकिन जब हम असल दुनिया में देखते हैं तो पाते हैं कि सबसे आगे अक्सर वो टिड्डे बैठे होते हैं जिन्हें अपनी बातों के जादू से दूसरों का खाना हासिल करना आता है। बिल्कुल, यही दुनिया की कड़वी सच्चाई है। तो श्रोता सोचें कि समाज असल में किसका सम्मान करता है, काम करने वाली चींटी का या राज करने वाले टिड्डे का। खैर, आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।